फ्रीडम स्ट्रगल से। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह इंडिया आते हैं और अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पावर बनकर अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के अलावा और भी कुछ यूरोपियन कंपनीज ट्रेड करने के लिए इंडिया आती हैं। पर उनके बारे में बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि ऐसी क्या कंडीशंस थी कि यूरोपियन कंपनीज ने इंडिया का रुख किया। व्हाई डिड यूरोपियन कंपनीज कम टू इंडिया? दोस्तों, एंशिएंट टाइम से ही इंडिया और यूरोप के अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। इंडिया के कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस की यूरोप की मार्केट में काफी हाई डिमांड रहती थी। मिडिल एजेस में इस ट्रेड के एशियन पार्ट को अरब मर्चेंट्स और मेडिटेरेनियन और यूरोपियन पार्ट को इटालियंस डील करते थे। क्योंकि अभी तक केप ऑफ गुड होप वाला रूट डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ट्रेड कॉन्स्टेंटिनोपल यानी प्रेजेंट डे इस्तांबुल होकर किया जाता था। लेकिन जब ऑटोमन टर्क्स एशिया माइनर पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं और 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया जाता है, तब ईस्ट और वेस्ट के बीच के ओल्ड ट्रेड रूट्स भी इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। उसके अलावा वेनिस और जेनोआ के मर्चेंट्स कॉन्स्टेंटिनोपल के पास लोकेटेड होने का फायदा उठाकर यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड पर अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर लेते हैं और वो किसी नए यूरोपियन नेशन स्टेट को इसमें शेयर नहीं देना चाहते थे। नतीजतन वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स और मर्चेंट्स नए और सेफ ट्रेड रूट्स को सर्च करते हैं। वो अरब और वेनिशियंस की मोनोपोली को तोड़ना, टर्किश हॉस्टिलिटी से बचना और ईस्ट के साथ डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करना चाहते थे। इसमें सबसे पहले स्टेप्स लेने वाले थे पोर्चुगल और स्पेन। यहाँ की गवर्नमेंट्स मर्चेंट्स की सी वॉयजेस को स्पॉन्सर करती हैं। साथ ही साइंटिफिक डिस्कवरीज जैसे कि मैरिना कंपास और लॉन्ग डिस्टेंस शिप्स का इन्वेंशन भी इसमें हेल्प करता है। इन्हीं एफर्ट्स की वजह से 1492 में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस वॉयज पर निकलते हैं, पर वो इंडिया पहुंचने की जगह अमेरिका पहुंच जाते हैं। फाइनली 1498 में पोर्चुगल के वास्को ड गामा यूरोप से इंडिया पहुंचने के लिए एक नए सी रूट वाया केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी करते हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। पोर्चुगीज सेलर वास्को ड गामा 20 मई 1498 को साउथ वेस्ट इंडिया के एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कैलिकट पहुंचते हैं। किंग जैमोरिन, जो कैलिकट के लोकल रूलर थे, उनका स्वागत करते हैं और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए उन्हें कुछ प्रिविलेजेस भी ग्रांट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेड लेवी लोकल रूलर के लिए इनकम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स था। इंडिया में 3 महीने रहने के बाद वास्को ड गामा एक रिच कार्गो के साथ यूरोप वापस लौट जाते हैं। इस कार्गो को वो यूरोप की मार्केट में बहुत हाई रेट पर सेल करते हैं। कहा जाता है कि उनकी पूरी यात्रा की कॉस्ट का 60 टाइम्स रिटर्न उन्हें मिलता है सेल से। वास्को ड गामा 1501 एडी में फिर से इंडिया आते हैं। वो कन्नौर में एक ट्रेडिंग फैक्ट्री सेटअप करते हैं। यहाँ से इंडिया और पोर्चुगल के बीच ट्रेड लिंक्स की शुरुआत होती है और कैलिकट, कन्नौर और कोचिन इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज ट्रेडिंग सेंटर्स बनकर उभरते हैं। पोर्चुगीज की बढ़ती हुई पावर्स और उनकी अनफेयर ट्रेड डिमांड्स जैसे कि अरेबियन सी में मोनोपोली की कोशिश उनके और लोकल रूलर जैमोरिन के बीच हॉस्टिलिटीज बढ़ा देती हैं। पोर्चुगीज ट्रेडर्स डिमांड रखते हैं कि जैमोरिन अपने एरिया में से मुस्लिम ट्रेडर्स को बाहर कर दे। जैमोरिन उनकी डिमांड को नहीं मानते और दोनों के बीच इसी बात को लेकर एक मिलिट्री फेस ऑफ होता है जिसमें जैमोरिन हार जाते हैं और पोर्चुगीज की मिलिट्री सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। इसके बाद से पोर्चुगीज पावर का राइज होना शुरू होता है। आइए जानते हैं कैसे। राइज ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। 1505 एडी में पहले पोर्चुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डे अल्मीरा अपॉइंट होकर इंडिया आते हैं। इनकी पॉलिसी थी इंडियन ओशन पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, इसलिए इनकी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोला जाता है। कार्टेज सिस्टम इनकी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था। कार्टेज एक तरह का नेवल ट्रेड लाइसेंस या पास होता था जो पोर्चुगीज कंपनी से बाकी सभी इंडियन और एशियन ट्रेडर्स को इंडियन ओशन में ट्रेड करने के लिए लेना होता था। साथ ही लंबे रूट्स के शिप्स जो पोर्चुगीज के कंट्रोल किए हुए पोर्ट्स पर रुकते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ जाते थे, उन्हें भी ये कार्टेज लेना होता था। जिनके पास ये पास नहीं होता था, उनकी शिप्स और कार्गो को पोर्चुगीज अपने कब्जे में ले लेते थे। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए पोर्चुगीज अपने मिलिट्री शिप्स और कैनन्स को ट्रेडिंग शिप्स के साथ रखते थे। 1509 एडी में अल्मीरा को रिप्लेस करके अल्फोंसो डे अल्बुकर्क गवर्नर बनते हैं। ये 1510 एडी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कैप्चर करते हैं। इनको ही इंडिया में पोर्चुगीज पावर का रियल फाउंडर बोला जाता है। अल्बुकर्क, मलक्का और सिलोन को भी कैप्चर कर लेते हैं और कैलिकट में एक फोर्ट बनवाते हैं। इनके बाद गवर्नर बनते हैं नीनो डा कुन्या, जो 1530 एडी में पोर्चुगीज की इंडियन कैपिटल को कोचीन से गोवा शिफ्ट करते हैं। ये 1534 एडी में गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बैसेन अक्वायर कर लेते हैं और 1559 एडी में दमन को भी। पोर्चुगीज का कोस्टल एरियाज पे कंट्रोल और उनकी सुपीरियर नेवल पावर उनको बहुत हेल्प करती है और 16th सेंचुरी का एंड होते होते पोर्चुगीज न केवल गोवा, दमन, दीव और सेल्सेट पर कैप्चर कर लेते हैं, बल्कि इंडियन कोस्ट के अलोंग एक बड़े एरिया पर उनका कंट्रोल होता है। लेकिन फिर 16th सेंचुरी के बाद से इनकी पावर का डिक्लाइन शुरू होता है। 1631 में पोर्चुगीज मुगल एम्परर शाहजहां के नोबल कासिम खान के हाथों हुगली खो देते हैं। फिर 1661 में पोर्चुगल के किंग बॉम्बे डाउरी के रूप में इंग्लैंड के चार्ल्स II को दे देते हैं। 1739 में पोर्चुगीज से सेल्सेट और बैसेन मराठास जीत लेते हैं। इस तरह पोर्चुगीज की पावर काफी कम रह जाती है, लेकिन इसके बाद भी गोवा, दीव और दमन पर 1961 तक इनका कंट्रोल बना रहता है। आइए पोर्चुगीज के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस को जानते हैं। पोर्चुगीज गिफ्ट्स टू इंडिया। फेमस जेसुइट सेंट फ्रांसिस्को जेवियर पोर्चुगीज गवर्नर अल्फोंसो डे सूजा के साथ 1542 में इंडिया आते हैं। इन्हें आज भी इंडिया के कैथोलिक क्रिश्चियंस बहुत मानते हैं। टोबैको, टोमेटो, पोटैटो और चिलीज का कल्टीवेशन भी पोर्चुगीज ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। 1556 एडी में इन्होंने इंडिया का फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया था गोवा में। दोस्तों, ये तो बात हुई इंडिया में ट्रेड करने के लिए आने वाली फर्स्ट यूरोपियन पावर की। आइए अब जानते हैं इनको फॉलो करने वाली नेक्स्ट ट्रेडिंग कंपनी यानी कि डच के बारे में। डच। दोस्तों, यूरोप के नेदरलैंड्स देश में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है।